जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से मिशन लूसेंट टेलीग्राम के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए जो सेट लॉन्च किए गए हैं उसमें से हम लोग आज सेट नंबर 2 को देखेंगे। इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे, जहां पर व्याख्या की ज़रूरत पड़ेगी हम व्याख्या भी करेंगे। दोस्तों बस धैर्य से आप पूरा सेशन को लीजिए। आने वाले बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए तो आज की वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा हम लोग पीडीएफ को सेट कर लेते हैं ताकि आपको दिखने में किसी तरह की असावधानी ना हो। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है निम्नलिखित कथन पर विचार करेंगे और लास्ट में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सही है, सही कथन का चयन करना है। तो पहला इसमें कथन दिया हुआ है, सुदर्शन सेतु भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है जो गुजरात में स्थित है। ये बिल्कुल सही है। इस ब्रिज को ओखा बेयट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। यह भी बिल्कुल सही है और इसकी लंबाई 2.32 किलोमीटर है। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में है, सुर्खी बटोरने वाली अबू धाबी मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र ये किससे संबंधित है। तो अबू धाबी मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र जो है ये बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में चुनाव आयोग ने किन्हें घोषित किया है। तो राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन जो है चुनाव आयोग के द्वारा शीतल देवी को घोषित किए गए हैं और ये कहाँ से संबंधित है, तो जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। इसे भी याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 4 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर तथा डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास हेतु 3 और सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दी है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या गलत है। तो गलत कथन का इसमें चयन करने के लिए बोला गया है। तो देखिए इसमें गलत क्या है, पढ़ लेते हैं। सेमीकंडक्टर फैब इकाई धोलेरा गुजरात में स्थापित किया जाएगा, बिल्कुल सही है। दूसरा है सेमीकंडक्टर एटीएमपी असेंबली परीक्षण मार्किंग और पैकेजिंग इकाई मेहसाना गुजरात में स्थापित किया जाएगा। मेहसाना जगह का इसमें चर्चा नहीं है इसकी स्थापना में। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है। आगे बढ़ते हैं। विशेष चिप्स के लिए सेमीकंडक्टर एटीएमपी इकाई सानंद गुजरात में स्थापित किया जाएगा। तो गुजरात के 2 नाम आप याद रखिएगा, एक तो धोलेरा गुजरात, दूसरा सानंद गुजरात याद रखिएगा। एक नाम हम अभी चर्चा कर रहे हैं, असम का मोरीगांव है। क्या है, असम का मोरीगांव, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर भी सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना की चर्चा की गई है। तो असम का मोरीगांव तीसरा हो गया। तो इसमें गलत पूछा था तो ऑप्शन नंबर 2, केवल 2 गलत था। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 5 को देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए जेनेटिक रेस्क्यू प्रस्तावित किया गया है। तो बाघों की जो आबादी है इसको संरक्षित करने के लिए जेनेटिक रेस्क्यू प्रस्तावित किया गया है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा हिल राष्ट्रीय उद्यान दोनों कहाँ है, तो राजस्थान में है। बंसदा कहाँ है, तो ये गुजरात में है। और चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। इसको याद रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या अब हम लोग 6 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 में है, हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा अदिति योजना की शुरुआत की गई है। अदिति का पूर्ण विस्तार क्या है, तो अदिति का विस्तार हो जाएगा एकिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विथ आईडेक्स। इसको जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 7 को अब हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन किया है। तो आंसर हो जाएगा कोलकाता में। और अगला प्रश्न है, महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश हाल ही में कौन बन गया। तो महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस बन गया है। फ्रेंड इसे याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 में है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं स्मार्ट आप बोल सकते हैं और यही एग्जाम में आएगा भी।
S4 हो गया सुपरसोनिक, M4 हो गया मिसाइल, A4 असिस्टेंट, R4 रिलीज ऑफ, T4 टॉर्पीडो। तो सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो DRDO की स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान में हेड की बात करें तो समीर वी कामत इसके वर्तमान में हेड है, समीर वी कामत। चलिए प्रश्न संख्या 11 को हम लोग प्रश्न संख्या 10 को अब हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 में है प्लेनेटरी बाउंड्रीजे फ्रेमवर्क के विकास में अग्रणी कार्य के लिए 2024 का टायलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो 2024 का टायलर पुरस्कार जोहान रॉक स्ट्रॉम को प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। 2025 में अभी तक ये पुरस्कार की चर्चा नहीं की गई है, इसे भी आप लोग याद रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या अब हम लोग देखते हैं 11 को। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर कितना होने का अनुमान है? तो 59,637, याद रखिएगा 59,637, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या 12 में है माल विकाग्नि मित्र नाटक में विदिशा के शासक के रूप में वर्णित अग्निमित्र किस राजवंश से संबंधित था? तो देखिए विदिशा के शासक के रूप में वर्णित अग्निमित्र जो है ये किस राजवंश से संबंधित है, ये पूछा गया। तो ये शुंग राजवंश से संबंधित है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या अब हम लोग 13 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 में है फ्रेंड, जैन धर्म के किस तीर्थकर ने सर्वथा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया था? सर्वथा वस्त्र त्याग करने का आदेश महावीर स्वामी के द्वारा दिए गए थे, जो कि जैन धर्म के 24वें क्रम के तीर्थकर थे, इसको याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में किस नदी को अम्बितमे, नदी तमे और देवी तमे कहा गया है? तो सरस्वती का। और ऋग्वेद में सर्वाधिक बार प्रयोग किया गया है सिंधु का, इसको भी याद रख लीजिएगा। और पुरुषनी रावी का परिवर्तित नाम है और बितास्ता झेलम का परिवर्तित नाम है, इसको भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए बोला गया है। तो कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करने में पहले स्थान पे पहले से पूर्व पाषाण काल, उसके बाद नया पाषाण काल आ जाएगा, उसके बाद कांस्य युग आ जाएगा और लास्ट में लौह युग आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि 3, 4, 2 और 1, 3, 4, 2, 1 ऑप्शन नंबर डी में है। एक क्वेश्चन इसमें से याद रखिएगा, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है कि आग का आविष्कार कब हुआ था। कहने का मतलब है कि आग का आविष्कार कब हुआ था, आग का आविष्कार। तो आग का आविष्कार कब हुआ था? तो पूरा पाषाण में। और बोलेंगे वहीं यदि पहिए का आविष्कार कब हुआ था, पहिए का आविष्कार तो नव पाषाण युग में, इसको याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अशोक के किस अभिलेख में धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? तो अशोक के जो 12वें शिलालेख थे इसमें धार्मिक सहिष्णुता की चर्चा की गई है। और अगर इसका पूछेंगे स्तंभ लेख की संख्या कितनी है, तो 7 है, इसे आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या अब हम लोग 17 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 में है फ्रेंड, शिवाजी किसकी राजस्व प्रणाली से प्रेरित थे? तो शिवाजी जो है मलिक अंबर की राजस्व प्रणाली से प्रेरित थे, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। सासाराम में शेरशाह के मकबरे की योजना थी, तो सासाराम में जो शेरशाह का मकबरा है इसकी योजना अष्टकोणीय थी, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्न में शामिल नहीं थे? देखिए अकबर के नवरत्न में बीरबल थे, टोडरमल थे और रहीम थे, लेकिन बैजू बावरा नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। वहीं यदि बैजू बावरा के बारे में पूछे कि ये किसके समकालीन थे, तो ये तानसेन के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? तानसेन के समकालीन थे, इसको याद रखिएगा। और बैजू बावरा के बारे में एक चीज़ और याद रख लीजिएगा कि ये ध्रुपद के गायक थे, ध्रुपद के ये गायक थे बैजू बावरा। प्रश्न संख्या 20 को अब हम लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या 20 में है 1857 के विद्रोह के नेता जिन्हें पकड़ा गया वह फांसी पर चढ़ा दिया गया था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हम लोग को आंसर करना होगा। तो इसमें तात्या टोपे हो जाएंगे। तात्या टोपे को पकड़ करके फांसी पर चढ़ा दिया गया था। और तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था तो याद रखिएगा रामचंद्र पांडुरंग था, रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे को जो फांसी हुई थी ये 18 अप्रैल 1859 को इसको फांसी हुए थे।
इसमें याद रखिएगा 1857 के विद्रोह में सबसे पहले जो फांसी हुई थी ये मंगल पांडे को हुई थी। किसको हुए थे? मंगल पांडे को। कब हुए थे? तो यहाँ पे देखिए 18 अप्रैल था ना, तो इसको याद रखिएगा 8 अप्रैल, 8 अप्रैल। और ये कब? जब शुरुआत हुई थी इस क्रांति की 1857 में, इसको याद रख लीजिएगा। वहीं यदि हम बात करें कि इसमें नाना साहब का वास्तविक नाम क्या है? तो धोंधू पंथ। नाना साहब का वास्तविक नाम धोंधू पंथ। और ये कहाँ से लड़ रहे थे? तो ये कानपुर से लड़ रहे थे, कानपुर से लड़ रहे थे। और वीर कुंवर सिंह आरा जगदीशपुर से लड़ रहे थे। और रानी लक्ष्मीबाई झांसी से लड़ रहे थे। इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए अब प्रश्न संख्या हम लोग 21 को देखते हैं। साम्राज्य विस्तार हेतु अकबर ने मालवा पर आक्रमण किया, उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो उस समय वहाँ का शासक बाज बहादुर था, बाज बहादुर था। इसको याद रख लीजिएगा। निम्नलिखित में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। तो सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी तो इंदौर के होलकर जो है सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। और सहायक संधि का जनक किसको बोला जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा लॉर्ड वेलेजली को, लॉर्ड वेलेजली को सहायक संधि का जनक बोला जाता है। चलिए प्रश्न संख्या अब हम लोग 23 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, निम्न में से किस आंदोलन का उद्देश्य ब्रह्मवाद के विरुद्ध तथा मंदिर में प्रवेश को लेकर चलाया गया था? तो मंदिर में प्रवेश को लेकर के केरल में वाइकोम सत्याग्रह चलाए थे। ये 1924-25 के दौरान चलाए गए थे केरल में। और केरल में भी कहाँ पूछेगा किस रियासत में? तो त्रावणकोर रियासत में। इसी रियासत के राजा रवि वर्मा थे, राजा रवि वर्मा इसी रियासत से संबंधित थे। और इसका एक अभी ही प्रसिद्ध पेंटिंग का अनावरण किया गया है जिसका नाम है इंदु लेखा। ये राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है इंदु लेखा। तो करंट अफेयर की दृष्टि से ये भी एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बाद बाकी ब्रह्मवाद के विरुद्ध मंदिर में प्रवेश को लेकर के चलाया गया था वाइकोम सत्याग्रह केरल के त्रावणकोर रियासत में। प्रश्न संख्या 24, किस गवर्नर जनरल को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो लॉर्ड मेटकॉफ को। चलिए प्रश्न संख्या अब हम लोग 25 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 में है, गांधी जी किस आंदोलन के समय कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि, यहाँ पे कहा कि है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कहा कि अगर संघर्ष के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। तो किस आंदोलन के दौरान कहे थे इन्होंने? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला है रिडल्स इन हिंदुइज्म किसकी कीर्ति है? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कीर्ति है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 27, बंदी प्रत्यक्षीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के संबंध में 2 कथन दिया हुआ है, हम लोग उस पर विचार करेंगे और लास्ट में देखेंगे कि सही कौन था। यह रीट सार्वजनिक प्राधिकरण या व्यक्तित्व दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, इस रीट को व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षा माना जाता है, दोनों सही है। तो इस तरह से हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जा सकते हैं कि दोनों सही है। प्रश्न संख्या 28 को देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए हम लोग सही कथन को देखते हैं। पहला यहाँ पे दिया हुआ है, वह सांसद के दोनों सदनों के सदस्य में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। बिल्कुल पहला ऑप्शन ही सही है कि जो प्रधानमंत्री हैं वो संसद के दोनों सदनों से सदस्य जो हैं अपने मंत्रियों का, मतलब उनके सदस्य से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है आर्टिकल 75 के तहत कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 75 के तहत कौन करेंगे? राष्ट्रपति। एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है प्रधानमंत्री की, ये क्वेश्चन रहेगा, अब रहेगा कि उसको चयनित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, तो उसमें नियुक्ति ही की जाती है, इस शब्द को याद रख लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या अब हम लोग 29 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 में भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य है केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा करना। और वित्त आयोग की चर्चा आर्टिकल 280 में की गई है, इसको याद रखिएगा। और प्रथम वित्त आयोग के यदि अध्यक्ष आपसे पूछेंगे तो केसी नियोगी हो जाएंगे। और वर्तमान में जो 15वें वित्त आयोग चल रहे हैं इसके अध्यक्ष पूछेंगे तो NK सिंह हो जाएंगे, नंदकिशोर सिंह। और 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष का भी जो है अध्यक्ष का चयन कर लिया गया है, तो इसके हो जाएंगे अरविंद पनगड़िया, इसको भी याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 30 को देखते हैं।
44वें संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थिति में आपातकाल घोषित करने का अधिकार है। तो राष्ट्रपति आपातकाल किस किस स्थिति में घोषित कर सकते हैं? तो युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति में वो आपातकाल घोषित कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 31 में है, संसद में स्थगन प्रस्ताव का क्या उद्देश्य है? तो संसद में स्थगन प्रस्ताव का सीधा सीधा उद्देश्य है कि जो भी मंत्रालय है वहाँ उससे सूचना को एकत्रित करना, मंत्रालयों से सूचना को एकत्रित करना। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 32 को देखते हैं। राज्य सरकार की मंत्रिपरिषद के वेतन एवं भत्ते निम्न में से किस पर भारित होते हैं? तो राज्य सरकार का मंत्री और वेतन भत्ता जो है ना, मंत्रिपरिषद के वेतन भत्ता, तो ये राज्य की संचित निधि से भारित होंगे। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे शक्तिशाली उच्च सदन कौन सा है? तो सीनेट है। ये कहाँ का है? तो यूएसए का है, यूएसए का है, इसको याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 34, प्रश्न संख्या 34 में है, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? चलिए, मेल नहीं खाता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी की स्थापना 1964 सही है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की स्थापना 1963, ये भी सही है। केंद्रीय सूचना आयोग 2008, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो है, जांच नहीं खाता था, मेल नहीं खाता था, तो गलत है। तो केंद्रीय सूचना आयोग जो है, इसका गठन कब हुआ था? 2005 में, याद रखिएगा, कब? 2005 में। अगला प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है की चर्चा की गई है, पढ़ते हैं अब हम लोग। पहला है कि संविधान के अनुच्छेद 170 के अंतर्गत विधान परिषद की संरचना का उल्लेख किया गया। देखिए, विधान परिषद की जो संरचना है, इसका उल्लेख आर्टिकल 171 में किया गया है, ठीक है। और 170 में क्या है, थोड़ा इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे सत्य नहीं है। 170 में जो है, किसी भी राज्य का जो विधान परिषद होगा, विधानसभा, सॉरी, किसी भी राज्य का जो विधानसभा होगा, इसमें 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं होंगे, इसकी चर्चा की गई है 170 में। ऑप्शन नंबर बी है, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, बिल्कुल सही है। इसे भंग नहीं किया जा सकता है, यह भी बिल्कुल सही है। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तीनों सही था, बाद बाकी ऑप्शन नंबर ए ही गलत था। प्रश्न संख्या 36 को हम लोग देखते हैं। न्यायाधीश के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो न्यायाधीश के संबंध में सही कथन की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, वे सेवानिवृत्ति के बाद अभ्यास नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल सही है कि ये सेवानिवृत्ति के बाद जो है अभ्यास नहीं कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 37, सामाजिक वानिकी क्या है? तो सामाजिक वानिकी सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना, ये सामाजिक वानिकी के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 38, विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती है? तो नवीन मोरदार पर्वत में विश्व की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है। कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी झारखंड में स्थापित है? मतलब मुरी जगह का नाम है और राज्य झारखंड है। यहाँ पे कौन सा उद्योग स्थापित है? तो एल्युमिनियम उद्योग, जरूर याद रख लीजिएगा। निम्नलिखित सागर में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? तो देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित की चर्चा की गई है, तो इसके अनुसार आंसर हो जाएगा आपका मृत सागर। और मृत सागर का जो औसत लवणता होता है 238% होता है। हालांकि सर्वाधिक अगर पूछेंगे ना, तो ये टर्की का वॉन झील है, टर्की का वॉन झील है, इसकी औसत लवणता 330% है, इसको याद रख लीजिएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मृत सागर 238 है, याद रख लीजिएगा। सर्वाधिक लवणता पूछेंगे तो टर्की का वॉन झील हो जाएंगे। और एक ग्रेट साल्ट लेक भी पूछा जाता है, इसको भी याद रख लीजिएगा, ग्रेट साल्ट लेक, इसकी लवणता जो है 220% है। और महासागर में पूछेंगे सर्वाधिक लवणता, तो अटलांटिक महासागर का हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। चलिए, प्रश्न संख्या अब हम लोग 41 देखते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। प्रश्न संख्या अब हम लोग 42 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 42 में है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? इजी प्रश्न है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में हम एक ट्रिक देते हैं, 7 GB। हम लोग पहले एक चिप्स प्रयोग करते थे मोबाइल फ़ोन में, कहते थे क्या कि 2 GB का चिप्स लगा दीजिए,
या दे दीजिए। तो उसी तरह 7 GB का चिप्स अब हम लोग यूज करेंगे। 7 सा से होता है, सो सा से सैंडी, और G फॉर ग से हो जाएगा गिब्सन, और बी से हो जाएगा जो अभी हम लोग पढ़े विक्टोरिया। तो सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया, ये तीनों मरुस्थल कहाँ हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में है, इसको याद रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 43, नर्मदा नदी का प्रवाह किस प्रकार निर्धारित है? तो भ्रंश घाटी क्षेत्र के साथ साथ इसका प्रवाह निर्धारित है। प्रश्न संख्या 44 है, अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी कहाँ मिलती है? तो ये अनाईमुडी में मिलती है, अनाईमुडी में मिलती है, इसको याद रख लीजिएगा। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेंगे, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो अन्नामलाई ही है, ठीक है, इसको याद, अनाईमुडी है, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? दोदा बेटा। नीलगिरी की ऊंची चोटी दोदा बेटा। और दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी पूछेंगे तो ये भी हो जाएंगे दोदा बेटा, ठीक है। चलिए, फरक्का परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो फरक्का परियोजना गंगा और भागीरथी नदी के संगम पे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 46, प्रश्न संख्या 46 है, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश की सीमा किस देश के साथ नहीं लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश देखिए म्यांमार के साथ भी लगेंगे, चीन के साथ भी लगेंगे, इनके बाद भूटान के साथ भी लगेंगे, लेकिन नेपाल के साथ नहीं लगेंगे। आगे है, ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता? तो ये डॉप्सन का प्रयोग किया था। डॉप्सन इसकी इकाई है। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डॉप्सन इकाई का प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 49, वुड बफेलो नेशनल पार्क किस महाद्वीप में है? तो ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है कौन कौन? पहले ये देख लेते हैं। ग्रेनाइट है, डायोराइट है और बेसाल्ट है, लेकिन चूना पत्थर आग्नेय चट्टान के उदाहरण नहीं है, ये अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं, इसको याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 52 को देखते हैं। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान कहाँ है? मुंबई में। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान कहाँ है? मुंबई में। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाए जाते हैं। 9 जनवरी को ही गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया आए थे 1915 में, याद रखिएगा। लाल बाल पाल निम्नलिखित में से, लाल बाल पाल में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? लाल बाल पाल में लाल से हो जाएगा लाला लाजपत राय, बाल से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और पाल से हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल, ये सभी सम्मिलित हैं और लाल बहादुर शास्त्री सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 55, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो जयप्रकाश नारायण जो है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, इसको 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए प्रश्न संख्या अब हम लोग 56 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 56 में है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय पेरिस में स्थित है, इसको याद रखिएगा, पेरिस में। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित? देखिए, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है, ये पूछा है। तो ये कर्नाटक संगीत से संबंधित है। और सिर्फ पूछ लेंगे कि कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, इसको भी याद रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या अब हम लोग 58 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गजल गायिका से संबंधित नहीं है? तो गजल गायिका से संबंधित पूछा है, नहीं है। देखिए, बेगम अख्तर भी है, पिनाज मसानी भी है और मल्लिका पुखराज भी है, लेकिन हीरा भाई बरोडकर ये गजल गायिका से संबंधित नहीं है, इसको याद रख लीजिएगा। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? बनी ठनी किशनगढ़ शैली पर आधारित है, ये राजस्थान में प्रचलित है, इसको थोड़ा याद रख लीजिएगा। चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? तो किशनगढ़ शैली पर आधारित है। प्रश्न संख्या अब हम लोग देखते हैं 60 को। प्रश्न संख्या 60 में है, रैम RAM का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है क्योंकि यह परिवर्तनशील होता है। क्यों? क्योंकि यह परिवर्तनशील होता है। और रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, तो अबीरा जो है यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। किसी प्रोग्राम में त्रुटि हटाने को क्या कहा जाता है?
मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, इसको याद रखिएगा कि किसी भी प्रोग्राम में यदि त्रुटि हटाना चाहेंगे तो इस प्रक्रिया को डिबगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? तो डिबगिंग कहते हैं। प्रश्न संख्या 63 को अब हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 63 है, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को गिलोटीन पर कब चढ़ाया गया था? गिलोटीन पर तो 1794 में चढ़ाए गए थे। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को गिलोटीन पर 1794 में चढ़ाया गया था। 1794 में। नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था? तो नाजी पार्टी का प्रतीक स्वास्तिक है। नाजी पार्टी का गठन जो है फ्रेंड जर्मनी में किसके द्वारा किया गया था? तो हिटलर के द्वारा। किसके द्वारा? हिटलर के द्वारा किए गए थे। अगला प्रश्न है, जालवेरिन एक संस्था थी। जालवेरिन एक संस्था थी। किसकी संस्था थी? ये व्यापारियों की संस्था थी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 66, सरकार द्वारा स्वस्थ हवा में SO2 गैस की मात्रा 50 इकाई निश्चित यानी निर्धारित की गई है। इसकी माप किस में करते हैं? तो इसकी माप मिलीग्राम पर मीटर क्यू में करते हैं। बढ़िया प्रश्न है, इसको याद रख लीजिएगा। जीवाश्म ईंधन का दहन डैश का मुख्य कारण होगा? तो सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का ये मुख्य कारण बनते हैं। किसका? जीवाश्म ईंधन का दहन। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अहम योगदान किसका है? ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अहम योगदान किसका है? तो कार्बन के उत्सर्जन का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चयन करेंगे हम लोग। पहला ऑप्शन ए पढ़ लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। एसिटिक अम्ल का, ये तो गलत बोल रहा है। ऑप्शन नंबर ए ही गलत है। एसिटिक अम्ल का विघटन नहीं होता है, इसमें ग्लूकोज का विघटन होता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे जरूर इन्होंने मेंशन किया होगा। ऑप्शन नंबर बी था कि श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है। बिल्कुल सही है। और किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, किण्वन जो है अनऑक्सी तरह का एक प्रक्रिया है। और श्वसन का प्रथम चरण में पैरोविक अम्ल का निर्माण होता है। देखिए, श्वसन के प्रथम चरण में पैरोविक अम्ल का निर्माण होते हैं प्रथम चरण में, और श्वसन के प्रथम चरण में किसका विघटन हो जाता है? तो ग्लूकोज का विघटन होगा, लेकिन पैरोविक अम्ल का निर्माण होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका गलत था। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भोजन के संग्रह के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी है? तो भोजन के संग्रह के लिए जाइलम की जो है पेरेनकाइमा कोशिका उत्तरदायी है। पेरेनकाइमा को मृदु ऊतक भी कहते हैं। मृदु ऊतक भी कहते हैं, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, और इसमें जाइलम का जो भाग है ये 4 भाग में जाइलम को बांटा जाता है, जिसमें एक आ जाएगा आपका पेरेनकाइमा, दूसरा आ जाएगा बाहिका, तीसरा आ जाएगा जाइलम तंतु, चौथा आ जाएगा बाह्यनिकाएं। फ्रेंड ये जरूर पूछता है कि बताएगा क्या कि जाइलम के भाग कौन नहीं है, तो 4 ऑप्शन दे देंगे, एक दूसरा ऑप्शन दे देगा, तो आपको उसमें छांटना है। तो याद रख लीजिएगा, पेरेनकाइमा जिसको मृदु ऊतक कहते हैं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु और बाह्यनिकी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए, प्रारोह का प्रकाश की तरफ वृद्धि करना, प्रारोह का प्रकाश की तरफ वृद्धि करना क्या कहलाएगा? देखिए फ्रेंड, मान लीजिए ये वृक्ष है, ये वृक्ष है, इसमें ये जड़ है, यहाँ इधर सॉइल है, मिट्टी है। तो मान लीजिए फ्रेंड ऊपर से प्रकाश आ रहा है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, तो ये प्रकाश की ओर बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा? ये प्रकाशानुवर्तन। क्या हो जाएगा? प्रकाशानुवर्तन। और जब इसका जड़ जो है ये नीचे की ओर जाता है, तो नीचे की ओर क्या ग्रेविटी लगती है, तो इसको क्या बोलेंगे? गुरुत्वानुकर्षण। तो वही बोलेंगे यदि प्रारोह यानी पेड़ पौधे का जो प्रारोह है ये ऊपर की ओर बढ़ेगा, प्रकाश की तरफ वृद्धि करेगा, तो प्रकाशानुवर्तन। और जो जल पूछेगा ये किस तरह का, इसमें किस तरह की वृद्धि होती है, तो गुरुत्वानुकर्षण वृद्धि होती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रारोह का प्रकाश की तरफ बढ़ना, तो ये क्या कहलाएगा? प्रकाशानुवर्तन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे इसका आंसर। चलिए अब हम लोग 72 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है? जैविक विविधता जो है इसका आधारभूत स्रोत क्या है? तो उत्परिवर्तन है, उत्परिवर्तन है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए। और उत्परिवर्तन का सिद्धांत कौन दिया था? ह्यूगो डी व्रिज दिए थे, इसको भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट क्या है? तो श्वसन के लिए हीमोग्लोबिन उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर डी। मानव रक्त का निर्माण इनमें से किसकी, मानव रक्त के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो लोहा यानी आयरन की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 75 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 75 में है,
तंत्रिका आवेश की प्रकृति होती है, तो तंत्रिका आवेश की प्रकृति जो हो जाएगी ये विद्युत रासायनिक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? विद्युत रासायनिक हो जाएंगे। और भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। इस तंतु को क्या कहते हैं? तो भ्रूण नाल कहते हैं। भ्रूण नाल कहेंगे या अपरा कहेंगे या प्लेसेंटा कहेंगे, ये सभी आंसर सेम ही हो जाएंगे। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 77 को देख लेते हैं। निम्न में से गलत कथन का पहचान करना है। तो गलत कथन का पहचान करना है। पहला कथन दिया हुआ है, बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद तारक केंद्र में संचित होते हैं। नहीं, ये गलत बोल रहा है। अगला है, ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का एक उप उत्पाद है। बिल्कुल सही है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का निर्माण होता है, सही है। और वाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अतिरिक्त जल को निकाल देते हैं, यह भी सही है। और गोंद पौधे का उत्सर्जी उत्पाद है, ठीक है, यह भी सही है। तो बी, सी और डी सही है, गलत थे। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 78 देखते हैं। व्हिटेकर ने जीवधारियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? व्हिटेकर, देखिए फ्रेंड, व्हिटेकर में देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 वर्ण है। तो ये 5 जगत में इसको वर्गीकृत किए हैं व्हिटेकर। और कब किए थे? तो 1969। अब देखिए ये 5 जगत है, तो 2 जगत में कौन किए थे? तो 2 जगत में कैरोलस लिनियस किए थे। 2 जगत में कैरोलस लिनियस किए थे। अब 3 जगत में कौन किए थे? देखिए इसी तरह हम लोग फिर याद रखेंगे, हैकल, इसमें भी है ना 1, 2, 3 वर्ग, तो हैकल। और 4 जगत कौन किए थे? उसको भी इसी तरह याद रखेंगे, तो कॉपलैंड, 4 जगत कॉपलैंड, इसमें भी देखिए 4 है, 1, 2, 3, 4 जगत कॉपलैंड। तो 2 जगत हो जाएगा कैरोलस लिनियस, 3 जगत हैकल, 4 जगत कॉपलैंड और 5 जगत जो है व्हिटेकर, याद रख लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या अब हम लोग 79 देखते हैं। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य हो गया 1 बार के बराबर होंगे। और चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के सम्मान में रखे गए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएंगे। घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन जो है फ्रेंड ट्राइबोलॉजी कहलाते हैं। ट्राइबोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। निम्नलिखित अवस्था में किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? तो देखिए गीला कपड़ा जल्दी कब सूखेगा? सबसे पहले तो आर्द्रता क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। और तापमान क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। यहाँ पे आर्द्रता 20 है और तापमान 60 है। और यहाँ पे जैसे ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो यहाँ पे 100% आर्द्रता है। फ्रेंड जब 100% आर्द्रता रहेगा, मौसम में नमी होगी, कपड़ा जल्दी नहीं सूखेगा। इसलिए ये सभी प्रश्न जो है गलत कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ पे आपको ऑप्शन बदल भी सकता है, तो ध्यान रखिएगा बस कि आर्द्रता कम होना चाहिए, तापमान अधिक होना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है। तो प्रसारी विश्व की संकल्पना डॉपलर प्रभाव पे आधारित है। प्रश्न संख्या 84 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 84 है, एक परावर्ती दूरदर्शी में प्रयोग किया जाता है, तो एक अवतल दर्पण। अगला प्रश्न, ध्वनि तरंग निम्न में से कौन सी घटना, ध्वनि तरंग जो होता है इसमें कौन सी घटना नहीं घटित हो सकती है? तो ध्रुवन नहीं घटित हो सकते। ऑप्शन नंबर बी। वाणिज्य में टेरिलीन कहा जाने वाला पदार्थ है, तो टेरिलीन कहा जाने वाला पदार्थ कृत्रिम रेशा है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 87, पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके। जो पराध्वनिक विमान होते हैं वो प्रदूषण करता है, कैसे? यानी किसको पतला करके? तो ओजोन परत को पतला करके। ओजोन परत का सूत्र यहाँ लिखा हुआ था O3, मतलब ओजोन परत को पतला करके। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? लुईस अम्ल नहीं है। सबसे पहले तो लुईस अम्ल को जानने की जरूरत है। तो जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन युग्म जो है ना, जो स्वीकार करते हैं उसको लुईस अम्ल के रूप में जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर स्वीकार कर पाएंगे AlCl3, VF3 और FeCl3, लेकिन NH3 जो है ये इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकार नहीं करते हैं। NH3, तो ये आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये लुईस अम्ल नहीं है। आगे है, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से क्या माने जाते हैं? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड माने जाते हैं। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर था। प्रश्न संख्या 90, लाल तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करने से क्या प्राप्त होगी? तो जल गैस प्राप्त होगी। लाल तप्त कोक पर जब हम भाप प्रवाहित करेंगे तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा? जल गैस। जल गैस किसका मिश्रण है? तो H2 और CO का, CO और H2 का ये मिश्रण है। अगला प्रश्न
91 तत्व और यौगिक के अणु को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? तो रासायनिक सूत्र के द्वारा दर्शाया जा सकता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना जीडीपी के वृद्धि दर क्या थे? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो जीडीपी का वृद्धि दर शुरुआत में रखा गया था ये 9% रखा गया था, बाद में संशोधित करके इसको 8% कर दिया गया था। मैं भी पूछ सकता है कि संशोधित दर क्या था, तो 8%, ये भी याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 93 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 93 में है, जिन वस्तु के आयात निर्यात का लेखा जोखा बंदरगाह पर कर लिया जाता है। तो बंदरगाह पे वस्तु का लेखा जोखा करेंगे तो हम लोग देख करके ही करेंगे ना, देख करके ही करेंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग दृश्य व्यापार कहेंगे। बस याद रखने के लिए याद रखिएगा, देख करके करेंगे तो दृश्य व्यापार कहेंगे। मांग का सीधा संबंध किससे है? तो मांग का सीधा संबंध कीमत से है। और बफर स्टॉक के अंतर्गत क्या आता है? तो बफर स्टॉक में गेहूं और चावल का भंडारण आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएंगे। 96 में है, उत्पत्ति ह्रास नियम के संबंध में सही है। देखिए, उत्पत्ति ह्रास नियम के संबंध में सही है। इसमें क्या होता है, जो परिवर्तनशील साधन है इसका सीमांत उत्पादन घट जाता है, क्योंकि यहीं पे ह्रास की चर्चा की गई है। तो सीमांत उत्पादन क्या होगा? घट जाएगा, और कुल उत्पादन घटती दर के साथ बढ़ेगा। जो उत्पादन होगा वो घटती दर के साथ बढ़ जाएगा, और उत्पादन की सीमांत लागत घटती दर के साथ बढ़ जाएगा, ठीक है। ऑल ओवर सीमांत उत्पादन हमेशा घटेंगे, और इसमें जो है घटती दर के साथ जो दर होगा उसका हमेशा बढ़ता जाएगा। और बिहार में डैन व्यापारी, यहाँ पे फ्रेंड डच व्यापारी होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डच व्यापारी ने कहाँ व्यापारिक कोठी खोला था? तो ये पटना सिटी, जिसे नेपाली कोठी के नाम से जानते हैं, यहाँ पे खोला था। और कब खोले थे? 1932 में। ये भी सॉरी 1932 नहीं, यहाँ पर 1632 हो जाएंगे, इसको याद रख लीजिएगा। डच व्यापारी 1632 हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, बिलायत अली के भाई हैं। बिलायत अली के भाई हैं, तो इनायत अली और तालीम अली दोनों, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएंगे। और अगला प्रश्न है, बिहार में राजनीतिक प्रीत दिवस कब मनाया गया? तो बिहार में राजनीतिक प्रीत दिवस जो है फ्रेंड, यह 10 अगस्त 1929 को मनाए गए थे। 10 अगस्त 1929 को मनाए गए थे। अगला है, बिहार के प्रथम कांग्रेस राज्य मंत्रिमंडल 1937 से 39 में वित्त मंत्री कौन थे? तो 37 से 39 में कांग्रेस राज्य मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री अनुग्रह नारायण सिंह थे। अनुग्रह नारायण सिंह थे। फ्रेंड, ये 100 प्रश्न पूरे होते हैं। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप सेशन को शेयर कीजिए, और अभी तक आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका टेस्ट आपको टेलीग्राम ग्रुप पर अगले दिन लिया जाएगा। धन्यवाद।